स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और नेम रहा सुंडा बुक सीरीज़ के लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में ये हमारा आईपीएम का पार्ट 4 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीएम के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उस को आज हम फिनिश करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको आईबीएम के 3 पार्ट प्रोवाइड करा दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशी। ठीक है, लास्ट में मैंने डिस्कस किया था पार्ट 3 में, जो आपका 6 पॉइंट है, पादपों से प्राप्त कीटनाशी यानी कि इंसेक्टिसाइड। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 7 पॉइंट है हमारा, सूक्ष्म जीवों से कैसे हम मतलब कि इंसेक्टिसाइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उसी के क्रम में आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और पूरे वीडियो को देखें। और जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसके लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट से आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम। ठीक है, उस पर मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसी के क्रम में सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशी में पहला पॉइंट लिखा है कि स्पाइनोसेट यानी कि ट्रेशर एक क्या है, प्लांट है। तो यहाँ पर लिखा है सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त क्या है, कीटनाशी है। ठीक है, तो मतलब कि एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है, जो मिट्टी में पाया जाता है, उससे प्राप्त क्या है, ट्रेसर जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, कीटनाशी है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से कैसे प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पर लिखा है एबामेक्टिन यानी कि वर्टीमेक। ठीक है, वर्टीमेक ये क्या है, सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से भी प्राप्त होती है कीटनाशी। अंतः प्रवाही कीटनाशी यानी कि जो इंडोसिस्टमेटिक कीटनाशी कैसे हो सकते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, जो आपका जो इंटरनल सिस्टम है, ठीक है, इंसेक्ट का जो इंटरनल सिस्टम है उस पर ये इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि इमेडा क्लोरोपिड। ठीक है, इसी तरह आपका थियोमेथोजाम। ठीक है, उसके बाद एसिटामिप्रिड। ठीक है, डाइमेथोएट। ठीक है, मोनोक्रोटोफास एसीफेट। ठीक है, ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल फोरेट। ये सब क्या है कि जो इंसेक्ट है उसके इंटरनल सिस्टम पर ये उसको क्या करते हैं, उसको इफेक्ट डालते हैं, उस पर उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कांटेक्ट यानी कि कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं, संपर्क कीटनाशी। तो यहाँ पर लिखा है कि क्यूनेफास। ठीक है, उसके साथ आपका क्या है, क्लोरोपाइरीफास, डाइकोरफाक्स और मेलाथियोन। ठीक है, तो ये सब क्या है, कांटेक्ट फंगिसाइड है। मेलाथियन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संपर्क कीटनाशी यानी कि इंसेक्ट के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इसके तो वो किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आगे देखिए, वरूथीनाशक यानी कि मीटीसाइड। तो सब्जियों में बरूथीनाशक यानी कि मीटीसाइड दवा का निम्न है, जैसे कि डाइकोफोल। ठीक है, उसी प्रकार एथियोन, सल्फर, प्रोपेजाइट, एबामक्टिन। ठीक है, तो ये सब इनकी मात्राएं लिखी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। डाइकोफोल, ठीक है, कितनी मात्रा, 8.5 EC @ 1 to 5, 1 से 1 से लेकर 2 ml 1 लीटर में पानी बना घोल में आपको इसको मतलब कि इसका छिड़काव किया जाएगा। इसी प्रकार सबकी यहाँ पर डोजेस लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भंडारण के कीट यानी कि जब स्टोरेज करते हैं अनाजों का, ठीक है, उसमें जो कौन से कीट लगते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला खपरा बीटल। ठीक है, ट्राइकोडर्मा ग्रेनियम। तो यह गेहूं, जौ, मक्का व बाजरा के दानों में लगने वाला कीट है। इस कीट का केवल लार्वा नुकसानदायक होता है, यानी ग्रब। तो यहाँ पर मतलब कि जितने भी आपके ग्रेमनी कुल के मतलब कि अनाज हैं, तो उनमें ये खपरा बीटल लगता है। फिर उसके बाद है लेजर बोरर या छोटी इल्ली। ठीक है, राइजोपरथा डोमेनिका। ठीक है, यह गेहूं, जौ, मक्का व बाजरा के दानों में छेद करने वाला कीट है। फिर उसके बाद आटे की इल्ली। ठीक है, ट्राइबोलियम
के स्टेनियम। तो गेहूँ, जौ आदि के आटे में सड़ी बदबू आना व आटा धूसर से पीले रंग का होना इस कीट के आक्रमण की पहचान है। फिर उसके बाद धान का सलभ कीट, तो यह राइस मोथ, ठीक है, कोरसाइरा सेफलोलेनिका। इस कीट के आक्रमण से बाजरा, ज्वार व मक्का के दानों में रेशमी जाला पड़ जाता है तथा भंडारण के कीट इसके अंडों पर जैविक नियंत्रण में काम आने वाली कीट जैसे ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, ठीक है, क्राइजोस्पिरुलिना कार्निया को पाला जाता है। ठीक है, उसके बाद अनाज के दानों का सलब यानी ग्रेन मॉथ, ठीक है, सिस्टोट्रोगा सीरियल्ला या खड़ी फसल में व भंडारण दोनों में लगता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका दालों में लगने वाले मतलब कि जो दलहनी फसलें हैं उनके अनाजों में कैसे मतलब कि कौन कौन से कीट लगते हैं, प्रमुख कीट उनको देखते हैं। तो दालों का घुन, ठीक है, चने का धोरा कैलोसेबुरसचस के चाइनेंसिस भंडारण में चने के दानों में लगने वाला प्रमुख कीट है। इसकी रोकथाम के लिए चने की दाल को सरसों व अन्य खाने योग्य तेल से उपचारित करके भंडारित करते हैं, जिससे यह कीट दालों के ऊपर अंडे नहीं दे पाता है। दूसरा क्या है, मूंगफली का भृंग यानी कि कैरियोडोन सेराटस, ठीक है, कैरियोडोन सेराटस मूंगफली के भंडारण में दानों में लगने वाला कीट है। फिर उसके बाद भंडारण में कीटों का नियंत्रण से सल्फास ये डालते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम फास्फाइड होती है 1 गोली 3 ग्राम की, तो 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करें। 3 ग्राम की 1 गोली 1 ग्राम फास्फीन गैस रिलीज करती है। तो अनाजों का सुरक्षित भंडारण कम नमी पर करें, जैसे कि धान्य फसलों का सुरक्षित भंडारण 10 से 12% की नमी पर करते हैं। दालों का सुरक्षित भंडारण 8 से 10%, मतलब कि दालों का जो नमी कितनी होनी चाहिए उसको भंडारण करने के लिए 8 से 10%, और अनाजों की जब बात की जाती है, ठीक है, तो 10 से 12%, और तिलहन मसालों के लिए 6 से 8% नमी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भंडारण के लिए जो धान्य फसलें हैं, अनाज हैं, उनके लिए उपयुक्त नमी कितनी, 10 से 12, दालों के लिए 8 से 10, मतलब कि आपको 2-2 कम कर देना है। फिर उसके बाद 6 से 8 तिलहन के लिए, मसालों के लिए। फिर फसलों में चूहा नियंत्रण, तो जिंक फास्फाइड के अंदर 2% चूर्ण, 47 भाग आटा और 2 भाग तेल से 20 चूगा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल डालते हैं। यानी खेतों में जैसे चूहे जो होते बिल बनाते तो उसमें गोली बना करके डाल देते हैं। फिर उसके बाद है ब्रोमोडियोलोन, ठीक है, तो 0.005% केक आता है, सिंगल डोज एंटीकोगुलेट प्रति आबाद बिल में डाल देते, अधिक प्रभावी चूहानाशी है। ठीक है, फिर उसके बाद है सूत्रकृमि विज्ञान की निमेटोलॉजी, तो विज्ञान की वह शाखा, ये पूरा आपका IPM कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। तो सूत्रकृमि विज्ञान जिसको क्या बोलते हैं, निमेटोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, केवल उस विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप परजीवी सूत्रकृमि यानी कि प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स व मुक्त जीवी फ्री लिविंग सूत्रकृमियों का अध्ययन किया जाता है। सूत्रकृमि विज्ञान यानी कि जो सूत्रकृमि होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं कि 2 प्रकार से, यानी कि शरीर के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, और परजीवी के रूप में, और ये स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पादप परजीवी सूत्रकृमि के प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स, यानी कि ऐसे निमेटोड्स, ऐसे सूत्रकृमि जो पादप पर रहते हैं, ठीक है, उनको पादप परजीवी सूत्रकृमि यानी कि प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स PPN कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखी है, मुख्यतः मृदा में रहने वाले ऐसा धागा सदृश थ्रेड लाइक अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जीव जो सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, व इनका शरीर 2 समान खंडों में विभक्त बायोट्री सिमेट्रिकल होता है, वह आभासी देवगुहा पाई जाती है। इन जीवों में मुख्य 6 समान ओष्ठों यानी कि हेक्सा रेडियल सिमेट्री से ढका रहता है तथा ईसोफेगस त्रिज्योमिति, ठीक है, ट्राइलेडियल से बना होता है, एवं इन जीवों में परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र का अभाव होता है। सूत्रकृमि विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह H.C. वास्टिसियन कहलाते हैं। विश्व में आधुनिक या अमेरिकन सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह N.A. कोब कहे जाते हैं। उसके बाद भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह शेषाद्रि कहलाते हैं। ठीक है, विश्व में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि एंगियोना ट्रिटिसाई था, जिसको
जेटी निधम द्वारा 1743 में गेहूं की फसल में खोजा गया। फिर उसके बाद भारत में खोजा गया प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि मूल गांठ सूत्रकृमि था, जो चाय की जड़ों में केरल राज्य में बारबर वैज्ञानिक द्वारा 1901 में खोजा गया। सब्जियों में लगने वाला सर्वाधिक नुकसानदायक सूत्रकृमि मिलियोडोगाइना इनकोनेटा है, जो मुख्यतः सोलेनेसी कुकुरबिटेसी लेग्यूमिनेसी कुल की सब्जियों की गांठों में लगता है, बेसिकली नोट्स में लगता है। ठीक है। सब्जियों के अलावा बागवानी फसलें से अनार, अमरूद व नींबू वर्गीय फसलों की जड़ों में गांठों में मतलब कि गांठें बनाकर उकटा बिल्ट रोग पैदा करता है, निमेटोड्स। ठीक है। मिलेडोगाइनी, ठीक है, मिलेडोगाइनी स्पीसीज। फिर उसके बाद सूत्रकृमियों का बाह्य कंकाल क्यूटिकल का बना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सूत्रकृमियों की क्यूटिकल संरचनात्मक प्रोटीन से बनी होती है, जबकि कीटों की क्यूटिकल मुख्यतः काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये एक बेसिक अंतर है। ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनकी जो बाह्य त्वचा होती है काइटिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन जो सूत्रकृमि होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, इनकी क्यूटिकल केवल और केवल प्रोटीन से बनी होती है, जबकि इंसेक्ट्स की प्रोटीन और काइटिन दोनों की बनी होती है। तो इस प्रकार से आईपीएम के लेक्चर को हमने समाप्त करते करते आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी मैंने किसकी, निमेटोलॉजी की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दिया। तो उसी तरह लेक्चर को एंजॉय करिए, पूरा देखिए और अपने कमेंट्स भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।